हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लर्न फ्रॉम लेजेंड्स। मैंने बहुत बार अपने लेक्चर्स में आप लोगों को ने भी सुना होगा, जिक्र करा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे इनके बारे में। आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम के लिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो हमारे साथ जुड़े थे और जो सिलेक्शन ले चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें लाइफ के बारे में जानने को मिलेगी और ख़ास तौर पे आपने सुना होगा मुझे बार बार दोहराते हुए कि जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं उनसे सीखो। तो सबसे बड़ी एग्जांपल, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में मैं बात करूंगा। पहला लेक्चर आज जो हम इस सीरीज में लाए हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम का होगा। आप लोग जो डिमोटिवेट है, निराश है अपनी लाइफ में, कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप बस इसको स्टोरी की तरह सुनिएगा, आप लोगों को बहुत सारी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जो सामने लिखा है एपीजे अब्दुल जी के द्वारा बोला हुआ, अब्दुल कलाम जी के द्वारा बताया गया, इसे पढ़ना होगा। देखो, कभी भी आप लोग अगर किसी चीज़ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो चार चीज़ें आप लोगों को करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, आपकी लाइफ में कोई एक एम होना चाहिए कि आप वो जो चीज़ कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ है क्या, एक टारगेट होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस टारगेट को पाने के लिए, उस एम को पाने के लिए आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली जो नॉलेज है उसे एक्वायर करना है। तीसरी चीज़, वर्क हार्ड, जितना मेहनत कर सकते हो आप लोग करें। और फोर्थ चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को रुकना नहीं है, आप लोगों को वो चीज़ कंटिन्यू करनी है, फिर डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले या ना मिले। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में कहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है, हम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका बचपन कैसा निकला, किस तरीके से निकला, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में ए, पी और जे है क्या। तो ये है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन, जो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर और इनके फादर का नाम है। और इनके साथ आप लोग देख सकते हैं ये कब पैदा हुए थे, ये हुए थे अक्टूबर 15 1931 में। अक्टूबर 15 किस डे के फॉर्म में मनाया जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इनकी बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बचपन में एक इंसिडेंट इनको काफ़ी सारा जो है याद रहे, लेकिन जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में डिस्कस किए हैं, दो मैं यहाँ पे आपके साथ करूँगा। पहली चीज़ क्या थी, जिस ये स्कूल में जाते थे, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। जब स्कूल में गए तो इन्होंने फर्स्ट बेंच पे बैठे एक पंडित पुरोहित के बेटे के साथ, जब इन्हें मार के लास्ट सीट पे बिठा दिया गया था कि नहीं तुम लास्ट पे बैठो, आगे कैसे बैठ गए। तो वहाँ पे हुआ क्या था, जो फैमिली थी, जिस फैमिली के जो पंडित थे, वो सब लोग गए और उन्होंने कहा कि ये आगे बैठेंगे। लेकिन वो एक इंसिडेंट था जो इनके दिमाग पे छप गया और इन्होंने ये कहा था कि बैक बेंच के पे बैठ के भी दुनिया बदली जा सकती है और ये उसको बदलेंगे। साथ ही साथ एक इंसिडेंट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि ये न्यूज़पेपर बेचते थे। तो ये बिल्कुल सच है, ये न्यूज़पेपर बेचा करते थे। कब, क्यों? तो देखो, पहली चीज़, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। न्यूज़पेपर बेचते थे इसलिए कि साथ साथ में उसको पढ़ भी लेंगे। तो ये पहली चीज़ आप लोगों को बतानी चाहिए। और साथ ही साथ ये बता दूं, देखो, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, 10 भाई बहन थे इनके, लेकिन एक चीज़ इन्होंने और जो आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट करेगी। हम लोग कहते हैं कि हम लोग सुबह नहीं उठ सकते, पढ़ नहीं सकते। एक बहुत वेल नोन मैथमेटिशियन थे, या फिर आप ट्यूशन टीचर कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चा क्लास में सुबह 4 बजे नहा धो के आएगा उसको मैथ की क्लास फ्री में पढ़ाई जाएगी। और आप लोग ये याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम उस फ्री क्लास के लिए सुबह 4 बजे उठ के जाते थे। घर से काफ़ी दूर वो कोचिंग सेंटर था या इंस्टीट्यूट था, या जो उनका घर था, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे। और रात को पढ़ने के लिए इनके घर पे लाइट नहीं होती थी, लैंप जगा के पढ़ना पड़ता था। बहुत बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि लैंप ऑन करके पढ़ाई करते थे, कुछ लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। ये आपके सामने सबसे बड़ी एग्जाम्पल है उसी चीज़ की। तो पहली चीज़, जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम लोग नहीं कर पा रहे, कंटिन्यू करना मुश्किल हो पा रहा है। देखो, इतनी फाइनेंशियल वीक कंडीशन के बाद अगर एपीजे अब्दुल कलाम बाहर निकले हैं तो ये पहली एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए जो आपके सामने हो। अब एक और इंसिडेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक क्योर बार बार सुना होगा, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, प्रॉब्लम आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। अब यहाँ पे जो एटीट्यूड था वो ये नहीं था। एक बार क्लास के अंदर ही इन्हें कहा गया
इन्हें चिड़िया किस तरीके से उड़ती है वो पढ़ाया जा रहा था। तो बहुत सारे डाउट, बहुत सारे चीज़ें जो थी दिमाग में आई कि कैसे उड़ सकती है, हमारे पास भी हाथ है, हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो एक जो पैशन होता है, या एक जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी एम की, वो एम इन लाइफ इनके दिमाग में क्या आ गया था कि चीज़ें उड़ती कैसे हैं। चीज़ों उड़ने का मतलब ये कि इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, जिसके लिए एमआईटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ये होशियार थे, जिसकी वजह से इन्हें स्कॉलरशिप मिली। फिर भी इनकी बहन को अपनी ज्वेलरी या बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ी कि भाई पढ़ ले। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो एमआईटी में जब ये पढ़ रहे थे इनको डिज़ाइन बनाने थे, और इन्होंने डिज़ाइन बनाया जो बिल्कुल भी जो इनके प्रोफेसर थे उन्हें पसंद नहीं आया, और ये तक कहा गया था कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी अगर आप लोग डिज़ाइन इसका सही से नहीं बना पाए। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय एपीजे अब्दुल कलाम ने 1 महीने का टाइम मांगा था, वो नहीं दिया, 3 दिन का टाइम दिया, दिन रात एक की, बहुत मेहनत की, वो बनाया, स्कॉलरशिप भी रिटेन की, और फाइनली एमआईटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर ली। अब यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊँ, अभी तक इतनी सी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक सीख ली है। पहली चीज़ क्या, फाइनेंशियल कंडीशन वीक होना, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप जब एंड करोगे अपनी लाइफ में कभी किसी पोजीशन पे, अगर तब भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक रही तो उसमें आपकी गलती मानी जाएगी, अभी के लिए आपकी गलती नहीं है। दूसरी चीज़, फिर वो सुबह हो, दिन हो, रात हो, मेहनत से कभी मत शर्माना, मेहनत दुनिया करती है। और जो आपके सामने यहाँ पे जिनकी मैं आज स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ, इन्होंने जो किया है वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में सारा समझाऊंगा। देखो दूसरी चीज़ क्या है, और जो एम है ना आपकी लाइफ का, जैसे बहुत सारे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग यूपीएससी कर लेंगे, कुछ कहते हैं हम स्टेट पीएससी कर लेंगे, कोई एसएससी कहता है, कोई बैंक एग्जाम कहता है, और उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एम इन लाइफ होना ज़रूरी है, एम इन लाइफ इनकी लाइफ में भी था कि मैं करूँगा, और ऐसा नहीं था, बहुत होनहार थे। इनको अपनी लाइफ में 2 जॉब ऑर्डर, जो इंटरव्यू ऑर्डर्स थे वो मिल गए। किस किस जगह पे मिले, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिला, और मिला साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स में। अब आप लोग यहाँ से गेस भी कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई बचपन से इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक कर रहा है उस समय, तो कहाँ जाएगा। ऑब्वियसली वो कहाँ, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन एयरफोर्स में मैं जाऊँगा। मैंने बहुत बार आपको कहा है, इंडियन एयरफोर्स का इंटरव्यू और जो डीआरडीओ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इंटरव्यू था, कहाँ कहाँ था, तो एक था देहरादून में और एक था दिल्ली में। इन्होंने सोचा था कि वापस आते समय दिल्ली में भी इंटरव्यू दे दूंगा, बट जो दिल था वो किसकी तरफ था, वो था एयरफोर्स के लिए। इंटरव्यू देने गए, टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, टोटल कैंडिडेट्स थे 25, टोटल जो सीट थी वो थी यहाँ पे 8, और इनका रैंक आया था यहाँ पे 9th। अब आप लोग सोचो, हम लोग अगर इस पोजीशन में हो, बचपन से लेके जवानी तक मेहनत की, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले, बहुत सारी चीज़ें देखी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम देखा, उसके बाद इंजीनियरिंग करी किसी ना किसी हालात में, अपनी लाइफ में इस पोजीशन में पहुंच गए कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 8 वैकेंसीज हैं और 9th रैंक आ रहा है। उस समय सोचो क्या सिचुएशन रही होगी। लेकिन उस समय देहरादून से होते हुए ऋषिकेश ये गए, वहाँ पे स्वामी शिवानंद से ये मिले, बहुत सारे आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्वामी शिवानंद से जब वो मिले ऋषिकेश में, उन्होंने इन्हें भगवत गीता दी। अब देखो, बहुत सारे लोग चीज़ें पढ़ते हैं बिलीव करने के लिए, बहुत सारे लोग चीज़ें पढ़ते हैं उनसे सीखने के लिए। जो लोग चीज़ें सीखते हैं वो लाइफ में ज़्यादा दूर जाते हैं। अब भगवत गीता इन्हें जब मिली, वापस ही आते समय इन्होंने दिल्ली में इंटरव्यू दिया, किसका, डीआरडीओ का, और डीआरडीओ में फाइनली ये सिलेक्ट हो गए। और यहाँ पे आप लोग जिन्हें देख रहे हैं, किसके टीम में आई है, तो ये आए ग्रेट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई की टीम के अंदर। ग्रेट साइंटिस्ट जो विक्रम साराभाई थे उनकी टीम के अंदर ये आए। दिल इनका एयरफोर्स में था, किस्मत इन्हें कहाँ लेके आई, डीआरडीओ में। अब वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से इन्हें नासा में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, और बहुत कम लोगों को ये चीज़ मिलती थी। अब नासा अमेरिका कंपनी, अमेरिका की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप लोग अगर इंडिया में कोई भी एमएनसी देखते हो जो बाहर से आई है, उनका क्या रहता है, जो भी टैलेंट है, अब सेम काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, हम लोगों को 15,000 से 20,000 मिलता है, वही काम अगर हम अमेरिका में जाके करेंगे तो वहाँ 1 से 1.5 लाख मिलता है। जो बाहर की कंपनीज है या जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस है, वो क्या करती है, टैलेंट देख के उसे सिलेक्ट कर लेती है, जहाँ पे इंडिया बहुत बार मात खा जाता है। अब हुआ क्या, नासा में गए, नासा ने देखा बहुत ही ज़्यादा स्किल्स हैं इनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा होनहार हैं ये, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इन्होंने क्या ऑफर दे दिया, इन्होंने कहा कि हम आपको अमेरिकन सिटीजनशिप दे देते हैं, साथ ही साथ जो भी आपको
इस समय इंडिया में सैलरी मिल रही है उसके सीधा 5 गुना सैलरी मिल जाएगी। और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि एक समय मैंने ये चीज़ सोची कि क्या मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अपने आप में अगर पैसे की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट इनको मिलने वाली थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया नहीं मैं वापस जाऊँगा। अब आप लोग, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आपको इनकी स्टोरी के बारे में नहीं पता, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई नासा की जॉब छोड़ के, अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिका से वापस इंडिया आ रहा है 5 गुना सैलरी को छोड़ के, तो यहाँ पे आके उन्हें एक आलिशान ऑफिस या फिर एक आलिशान बंगलो, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियस है कि मिल जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, मैं उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। ये चीज़ को याद रखना अब्दुल कलाम जी ने कही थी, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। अब्दुल कलाम जी ने ये चीज़ें ना ही सिर्फ कही हैं, इन चीज़ों को माना है। वापस वो आए इंडिया में और ये आप लोग देख सकते हैं इन्हें क्या मिला, इन्हें एक चर्च मिला एज अ ऑफिस, क्योंकि उस समय इसरो इस हालत में नहीं था, इस सिचुएशन में नहीं था कि इसरो हम कहें कि बहुत बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो आज की डेट में हम लोग मानते हैं, उस समय उसकी जो बुनियाद रखने में अगर हम बात करें, बहुत बड़ा रोल इन लोगों ने प्ले किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह साइकिल के ऊपर लेके जाया जाता था रॉकेट्स को। चर्च में इनका ऑफिस था, साइकिल में लेके जाते थे, इन्वेस्टमेंट इनके पास थी नहीं, लेकिन जो एक जज्बा होता है ना कोई चीज़ करने का, वो इनके पास बहुत था। उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई मेडल की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने ये चीज़ सोची है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, ये सब चीज़ों से आप रिलेट कर पाओगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सूरज की तरह चमके, तो आपको उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। अगर आप लोगों ने आज इंडिया 2017 में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है सिंगल रॉकेट से, तो उसके पीछे जो एक आज हम लोग सूरज को चमकता हुआ देख रहे हैं, जो इसरो आज अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसके पीछे ये लोग थे। इन लोगों की वजह से यह चीज़ यहाँ तक पहुंची। अब यहाँ पे आप लोग देखो, अगर मैं आप लोगों की लाइफ को कंपेयर करूं यहाँ पे, वैसे किसी को किसी की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बचपन में न्यूज़पेपर बेच के गुजारा किया, बहुत सारी चीज़ें सही, बैक बेंच पे बिठाया गया। 8 साल की उम्र में 4 बजे क्लास, फ्री क्लास के लिए सुबह 4 बजे जाना, मैथ क्लास के लिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी, सपना क्या था, एयरफोर्स में जाना। दिन रात एक करी, मेहनत की बहुत सारी, लेकिन वहाँ पे इनकी सिलेक्शन नहीं हुई। एयरफोर्स में ये गए ही नहीं जिसका सपना था। डीआरडीओ में पहुंचा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को डीआरडीओ में जॉब मिल गई, इसका मतलब आज की तरह नहीं। उस समय आप लोगों को हर एक सेकंड अपने आप को प्रूफ करना था। नासा में ट्रेनिंग के लिए गए, 5 टाइम सैलरी को रिजेक्ट किया, वापस इंडिया आए। इस हालत में इन्होंने काम शुरू किया। अब हुआ क्या, 1969 में अगर मैं आपको बताता हूँ, 1969 में इंडिया ने क्या सोचा। 1969 में इंडिया ने, अभी आप लोग आज जो देखते हैं ना, वो आप लोग ये देखते हैं, लेकिन शुरुआत जो हुई थी ना, वो हुई थी एसएलवी से। अब एसएलवी होता क्या, मैं किसी और लेक्चर में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इनका सपना था कि हम लोग SLV-3 और क्यों ना PSLV पे, दोनों पे एक साथ काम करें। उस समय इंडियन गवर्नमेंट के पास ना ही इतनी फंडिंग थी, ना ही इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था कि वो इस तरीके के रिसर्च प्रोग्राम में लगाएं, लेकिन फिर भी इन्हें पैसा मिला। और अब आपको मैं एक जो चीज़ सुनाऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। 1969 में SLV-3 के लिए इन्होंने काम शुरू किया एज अ प्रोजेक्ट और मिशन डायरेक्टर के रूप में। यानी कि सारा का सारा जो मिशन था या प्रोजेक्ट था, वो इनके अंडर शुरू हुआ 1969 में। अब आप लोग देखो, 1969 बोलना आसान है, हाँ छोटा सा टाइम है, क्या ही हो जाएगा। ये पूरा जो प्रोजेक्ट था, पर डे 18 घंटे, 16 से 18 घंटे डेली काम, विदाउट अ सिंगल लीव इन्होंने किया। और 1979 में SLV-3 को लॉन्च किया। देखो, जब आपके पास पैसा नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको फ्री में 100 चीज़ें मिलेंगी ना, आप लोग उसको बहुत सराहोगे। लेकिन अगर आपसे कोई कम पैसे में आपको 1000 बोल के 999 चीज़ें देगा ना, आप उसको तब भी गालियाँ दोगे कि तूने एक चीज़ कम दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसरो को पैसे मिले, इसरो के जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी किसके ऊपर आ गई, प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर या जो हमारे मिशन डायरेक्टर थे, एपीजे अब्दुल कलाम। 10 साल, हम लोग कहते हैं हम 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, 2 महीने से तैयारी कर रहे थे, 4 महीने से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल 16 से 18 घंटे बिना किसी छुट्टी के इन्होंने काम किया। 1971 में SLV-3 लॉन्च किया, जो कि फेल हो गया। इस दौरान
एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। चेयरमैन उस समय जो थे इसरो के, वो सतीश धवन जी थे, जिनके हमने स्टार्टिंग में आपको अभी बताया। सतीश धवन जी यहाँ पे क्या थे, जो थे इस समय इसरो के चेयरमैन थे। और जो प्रोजेक्ट फेल हुआ, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब प्रोजेक्ट फेल हुआ उस समय इंडियन मीडिया, सब लोग, मतलब एक तो आप मान के चलिए आप 10 साल मेहनत कर रहे हैं, आप लोग दिन में 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप लोग घर पे 18 घंटे तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर थोड़े से मार्क्स से रह गया। उसके बाद आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपके जो घर वाले हैं, सब लोग आपके पास आ गए आपको पूछने के लिए कि तुम तब से कर क्या रहे थे, इतना पैसा आप लोगों को हम लोगों ने दिया कि करोड़ों रुपए बे ऑफ बंगाल में गिराने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, ये चीज़ आप लोगों को भी सीखनी है लाइफ में। कल को आप लोग जो सिलेक्ट हो चुके हैं, या आप लोग भी कल को सिलेक्ट होंगे, आप किसी पोजीशन पे जाएंगे, आप एक हायर पोजीशन पे बैठेंगे, उस समय जो सतीश धवन थे, प्रोफेसर सतीश धवन ने कहा, सारा ब्लेम खुद पे ले लिया कि हम लोग फेल हुए हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर हम लोग वापस SLV3 को लॉन्च करेंगे। इससे क्या हुआ, जो जितनी भी टीम थी, जो 6 एक्सपर्ट्स थे, सब में कॉन्फिडेंस भर गया कि नहीं हम इसको करेंगे। और ठीक 1 साल बाद 1980 में SLV3 इंडिया ने लॉन्च किया। ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, कि कल को अगर आपके अंडर कोई काम कर रहा है, आप कोशिश करें कि एज अ टीम आप लोग इसको लो। अब मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ महेंद्र सिंह धोनी की बात की है कि मैं उनको भी बहुत फॉलो करता हूँ। मेन रीज़न ये है, कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि उनका भी यही रहता है, जब भी सिलेक्शन होती है, टीम जीतती है, टीम अच्छा परफॉर्म करती है, टीम को सारा क्रेडिट, अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो सारा ब्लेम खुद पे। ये चीज़ यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम को जो है 10 साल की मेहनत के बाद जब कहा, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सब लोग आए हुए हैं, माइक खुद ले लिया। लेकिन जब 1980 में SLV3 सक्सेसफुल हुआ, उस समय एपीजे अब्दुल कलाम को अकेले सतीश धवन जी ने भेजा कि आप जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, उस समय सारा क्रेडिट जो था टीम को दे दिया, खुद नहीं, और जब ब्लेम की बारी थी सारा ब्लेम खुद लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। आप अपनी लाइफ पे के पीक करियर में हैं, आपको DRDO में पोजीशन मिली 1980 में। मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल इसको समझाता हूँ। 1980 में SLV3 सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद इन्हें बुलाया गया, इंदिरा गांधी ने, इन्हें फ़ोन आया सतीश धवन जी का कि इंदिरा गांधी से मिलने के लिए बुलाया गया है। और इनका कहना ये था, अगर हम में से कोई लोग होता, हम लोग सीधा जाते कि हाँ ब्रांड न्यू सूट वगैरह कुछ खरीदते हैं, जाना है, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब ये इनको मिलने गए, इनके पास प्रॉपर कपड़े भी नहीं थे। इन्होंने कहा मैं तो इन्हीं कपड़ों में काम कर रहा हूँ तब से। उन्होंने बोला आज की डेट में जो आप लोगों ने काम किया है वही आपके कपड़े हैं, वही आपकी इज्जत है, आप आइए। अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी से जब ये मिलने गए, इन्हें इंदिरा गांधी ने कहा, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कि आपको मिसाइल बनानी पड़ेगी। क्यों, 1971 की वॉर के बाद इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिसाइल्स बना रहे थे। 1981 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद 1982 में इन्हें DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे फिर खुद से अगर कोशिश करेंगे रिलेट करने की, देखो आप लोग जिस जॉब में आए हैं उस जॉब का आप डायरेक्टर बन चुके हैं, उस डिपार्टमेंट के आप डायरेक्टर बन चुके हैं। यहाँ पे आके अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यार हम लोग बॉस है, हम लोगों ने अपनी लाइफ में अचीव कर लिया, इससे ऊपर अब हम कहाँ ही जा सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ, 1990 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल गया था। लेकिन अब यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन्होंने चीज़ों को पढ़ा चीज़ों से सीखने के लिए, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जब इन्हें कहा गया कि मिसाइल बनाओ, आप लोगों को पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब बात आई मिसाइल बनाने की, तब बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी। सबसे पहली चीज़ जो इनके दिमाग में चल रही थी वो क्या थी, बैठे हुए थे, महाभारत ये पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक कहानी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी मैं आपको बता देता हूँ, एक कहानी थी बारबरिक की। अब इस कहानी में क्या था, बारबरिक के पास 3 तीर थे टोटल, जिसमें 3 तीर का क्या काम था, एक तीर से वो क्या करता था, जितने भी लोग जिनको उसने प्रोटेक्ट करना है उनको अलग कर देता था। दूसरे तीर से जितने भी लोगों पे अटैक करना है उन्हें डिटेक्ट कर लेता था, और तीसरे तीर से उन सब पे अटैक कर देता था। ये चीज़ इन्होंने यहाँ से सीखी कि क्यों ना हम लोग मिसाइल बनाते हैं, हम लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं, हम लोग देखते हैं मिसाइल गई और गिरी, क्यों ना हम लोग इंटीग्रेटेड
गाइडेड मिसाइल बनाए, जैसे सुदर्शन चक्र था। अब आप लोगों ने अगर सुना होगा, नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ। सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान के इशारे पे काम करता था। वो रुक जाता था तब तक जब तक कृष्ण भगवान उसको आदेश नहीं देते थे कि उसे हमला करना है या उसे सर्वनाश करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ को उन्होंने सीखा कि क्यों ना हम भी एक ऐसी गाइडेड मिसाइल बनाएं जिसकी वजह से हम लोग क्या करें, जब हमारा मन करे, जिस जगह हमारा मन करे वहाँ पे अटैक करें। तो इन्होंने इसके लिए काम करना शुरू किया। बहुत सारी मिसाइल्स इन्होंने बनाई, जिसमें कि आप लोगों को कुछ नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले नाम आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, मतलब नाम याद नहीं रखने, आज आपको बस स्टोरी बेसिस पे सुनना है। आकाश मिसाइल इंडिया ने बनाई, नाग बनाई, त्रिशूल बनाई, और उसके बाद पृथ्वी बनाई। बहुत सारी मिसाइल्स हम लोग बना चुके थे। सरफेस टू सरफेस है पृथ्वी, सरफेस टू एयर त्रिशूल है, सरफेस टू एयर जो है वो सरफेस टू एयर त्रिशूल और आकाश, बहुत सारी बना दी। लेकिन जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे अचीवमेंट आप लोग कह सकते हैं वो है अग्नि मिसाइल, जिसको मैंने आप लोगों को भी रिसेंटली पढ़ाया था। अग्नि 5 अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। ये अभी की बात है, लेकिन ये भी किसकी देन है? एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। 1989 में इंडिया ने अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया और 6th ऐसी कंट्री बन गई जिसके पास ये मिसाइल आई। अब आप लोग देखो, एक जर्नी जो आप लोग चाहते ही नहीं थे कि कभी शुरू हो। आप लोग मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई यूपीएससी की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, आप लोगों ने दिन रात उसके लिए मेहनत की है। कल को आपका एग्जाम यहाँ पे नहीं निकलता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और पोजीशन में अगर पहुंचोगे तो आप वहाँ पे हाफ हार्टेडली काम करोगे। आप लोग अपना बेस्ट दो। मैंने बहुत तैयारी की थी, मैं उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मैंने इतनी तैयारी की है, मैं ये चैनल शुरू करूंगा जिसकी वजह से बच्चों तक चीज़ें पहुंच पाए। तो ये चीज़ मैंने कंटिन्यू करी। क्यों कंटिन्यू करी? मैंने इन लोगों से सीखा। एपीजे अब्दुल कलाम से मैंने बहुत कुछ सीखा, महेंद्र सिंह धोनी से मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। आज आपको मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। और 10 साल हमारे लिए बोलना बहुत आसान है। 10 साल 18 घंटे काम करने के बाद चीज़ें जब आपके फेवर में नहीं ना जाती, आप लोग सोच नहीं सकते कि कितनी बुरी हालत होती है। 1989 में इन्होंने लॉन्च करी अग्नि मिसाइल, जो कि 6th कंट्री इंडिया को बना दिया। अब इसमें क्या था कि ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने मिसाइल बनाई है, हम लोग दूसरों को डराए। आप लोगों ने जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक अभी देखे हैं, या जितने भी आप लोगों ने देखा है यहाँ पे चीज़ें होते हुए, वो सब इसी वजह से हो रही है क्योंकि अब हम लोग डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास भी उतनी क्षमता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने आपको एक स्टोरी की तरह मैंने आपको सुनाया, 1989 में हम लोगों ने ये चीज़ कर ली। लेकिन उसके बाद क्या, 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ 1993 में इन्होंने PSLV को भी लॉन्च कर दिया। जो इनका टारगेट था, SLV 3 और PSLV 3 दोनों पे करेंगे काम। जो PSLV 3 1993 में हम लोगों ने लॉन्च कर दिया था, उसी की वजह से हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है 2017 में, जो 104 सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट से हम लोगों ने लॉन्च की। PSLV C37। अभी देखो, अभी जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं ना, वो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो चीज़ शुरुआत होती है ना, जो एक विजन होता है ना, वो सब कुछ होता है। वो इनके पास था, जिसके लिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1997 में। लेकिन तब तक क्या था, चाइना बहुत हेल्प कर रहा था यहाँ पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स के साथ भी। अब अग्नि जो मिसाइल थी वो इतनी, उससे इतना वो फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या थी जो आप लोगों को समझना है। अब मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा, जो है किसकी? मेजर जनरल पृथ्वीराज जी की। अब आप लोग सोचेंगे मेजर जनरल पृथ्वीराज जी यहाँ पे कहाँ से आ गए? अभी तो हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर रहे थे। तो जो मेजर जनरल की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके यही थे। 1992 में इंडिया ने अपना काम शुरू किया, किसको लेके? नॉन स्टॉप वर्क किया 1997 तक। देखो, अब अगर मैं आपसे बात करूँ एक आम इंसान की, आपको 1990 में पद्म विभूषण मिल चुका है, आपको 1997 में भारत रत्न, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, उससे सम्मानित कर दिया जा चुका है। अब इस टाइम पे तो आके हम लोग सोचेंगे कि यार चलो अब बस करते हैं, यार हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, अब क्या ही बचा है, अब तो हम लोग कर ही गए हैं सब कुछ, छोड़ो अब। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ आपको हो गई ना, कि आप जो एक चीज़ बहुत बार हम लोग भी रिपीट करते हैं, बार बार जब भी आपका रिजल्ट आता है, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं जाता,
कि कंटिन्यू करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ में कहीं दूर पहुंचाने के लिए। नो डाउट भारत रत्न ये बन चुके थे, पद्म विभूषण, डीआरडीओ के डायरेक्टर पद्म भूषण, और भी बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके थे। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल ये लॉन्च कर चुके थे इंडिया के लिए, अग्नि को इन्होंने लॉन्च कर दिया था। बहुत सारी लैंडमार्क्स, PSLV-3 1993 में आ चुका था, मार्स मिशन जो हम लोगों का था, ये सब हम लोग कर चुके थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ क्या, तो देखो आप लोगों को बता दूं, जो न्यूक्लियर पावर बनने का एक सपना था जो अटल बिहारी वाजपेयी का भी था, 1998 में ऑपरेशन शक्ति जो है वो सक्सेसफुल हुआ। अब ऑपरेशन शक्ति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। ऑपरेशन शक्ति क्या था, जो पोखरान में हुआ था, इंडिया ने जब अपना टेस्ट फायर किया था, न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया था। 1992 से 1997 तक 5 साल नॉन स्टॉप काम करने के बाद आर्मी यूनिफॉर्म में काम होता था, क्योंकि स्पाई सैटेलाइट्स अमेरिका की इंडिया के ऊपर मंडराती रहती थी और बहुत तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो लगाई हुई थी कि नहीं आप लोग नहीं कर सकते। बट इन्होंने वो सब चीज़ें साइड पे रखते हुए स्पोर्ट्स इवेंट की फॉर्म में या फिर बहुत सारी चीज़ों, और बहुत कम लोगों को इस मिशन के बारे में पता था, जिसकी वजह से 1998 में ऑपरेशन शक्ति जो है वो सक्सेसफुल हुआ और इंडिया न्यूक्लियर पावर बना। और उसके पीछे APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा रोल था, जिस चीज़ के लिए अब आप लोग देखो आज हम लोग यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हैं, अपने घरों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो दोनों पड़ोसी हैं सब दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, और उस समय हम लोग ये पोजीशन लेते हैं। हमारे पे हुआ क्या, हमारे पे बहुत सारी सैंक्शंस लगाई गई उस समय, क्योंकि सारे के सारे लोग हैरान परेशान हो गए कि ये हुआ कैसे। ये हुआ इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक विजन था, इसके पीछे एक मेहनत थी, इसके पीछे एक अगर हम बात करें एक ड्रीम था जो इन्होंने कंटिन्यू रखा। लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आए, फेलियर 18 अभी हम लोगों ने, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आसानी से बोल दिया कि 18 घंटे काम किया सिर्फ 10 साल। आप लोग अपनी लाइफ के 10 साल पीछे सोच के बताओ कि तब से लेके आज तक आप 18 घंटे डेली काम करें, उसके बाद आपको फेलियर मिले। और जो उससे बड़ी चीज़ है कि उसके बाद भी आप कंटिन्यू करें चीज़ों को। तो यहाँ पे ये चीज़ है अटल बिहारी वाजपेयी, और अगर मैं बात करूँ APJ अब्दुल कलाम की, न्यूक्लियर पावर बनाया। इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे आप लोग देखो सब चीज़ें हो गई, भारत रत्न मिल गया, न्यूक्लियर पावर बना दिया, अग्नि मिसाइल लॉन्च कर दी, मिसाइल मैन का इनको जो टाइटल है वो मिल गया। अब यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड नो वन विल रिस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड, फेयर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। और ये बात सच है। आज जब रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ाई भी कर रहा है, जंग भी कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया एक स्ट्रांग होल्ड बनाए हुए है। रीज़न, क्योंकि जो कंट्री है, जो इंडिया है, स्ट्रेंथ ही हमेशा स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ की, जैसे पाकिस्तान पे भी काफ़ी सैंक्शंस लग गए और उन्होंने भी मना कर दिया। तो ये सब चीज़ें इसलिए क्योंकि यहाँ इसके पीछे एक विजन था जो आज हम लोग होता देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब इस सब के बाद हुआ क्या, अब इसके सब के बाद इन्होंने कहा कि अब मैं लूँगा यहाँ से रिटायरमेंट, अब मैं बस मेरा बहुत हो गया, मैं अब जा रहा हूँ कहाँ पे, मैं जा रहा हूँ अब अपनी वापस गांव यूनिवर्सिटी में पढ़ाने। और इन्होंने कहा भी है, टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर, कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। इफ द पर्सन रिमेंबर मी एज अ गुड टीचर, दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। अब आप लोग यहाँ से चीज़ देखो, अपनी लाइफ में एक इंसान क्या अचीव कर सकता है। अगर आप लोग मान लो हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि हमें भारत रत्न का अवार्ड मिल जाए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक इंसान जिसके पास भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, डीआरडीओ के डायरेक्टर रह चुके हैं, अग्नि मिसाइल इन्होंने लॉन्च करवा दी, जो हमारी खुद की इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल थी, SLV-3, PSLV-3, ऑपरेशन शक्ति, इससे ज़्यादा चीज़ें अचीवमेंट करने के बाद फिर भी इंसान ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ का सबसे जो नोबल प्रोफेशन होगा वो होगा टीचिंग, और अगर कोई मुझे एज अ गुड टीचर रिमेंबर करता है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगा। जब वापस से बीजेपी की सरकार बनी थी तब वापस से अप्रोच की गई थी APJ अब्दुल कलाम जी को, और इन्हें होम मिनिस्टर बनने के लिए कहा गया था, जिसके रिस्पेक्ट में इन्होंने कहा था मुझे एक दिन का टाइम दो, और उन्होंने मना कर दिया था। टेक्निकली पॉलिटिकली अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छा था, माइनॉरिटी से थे, और सबसे बड़ी बात क्या थी, इतने इंटेलिजेंट और इतने ब्रिलियंट अगर आपके कैबिनेट में मिनिस्टर्स होंगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इन्होंने मना कर दिया था। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं होम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं वापस
अपनी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाऊँगा, लेकिन 2002 में वापस एक अपॉर्चुनिटी आई एपीजे अब्दुल कलाम के पास, जब अटल बिहारी वाजपेयी को प्रेसिडेंट का नाम रखना था या जब बात चल रही थी, तब उन्होंने नाम किसका रखा था? तब उन्होंने नाम रखा था वापस से एपीजे अब्दुल कलाम का, और कहा था कि मना मत करना। और 2002 में ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, और जिन्हें हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे करते हैं। अब देखो, एक दो इंसिडेंट और मैं यहाँ पे आपके इनकी लाइफ से शेयर करूँगा। जब 2002 में प्रेसिडेंट बने, इनके साथ कोई नहीं था, 10 भाई बहन थे, लेकिन बहुत, अब इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 2 दिन छुट्टी ली थी। एक बार जब इनके पिता का देहांत हुआ था, और एक बार जब इनकी मदर का देहांत हुआ था, तब ये यहाँ से छुट्टी पे गए थे। बाकी सारा टाइम इन्होंने अपना काम को दिया है। और जब ये प्रेसिडेंट हटे या जब बने, 2 सूटकेस लेके गए थे, 2 सूटकेस लेके वापस आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 70 साल की उम्र में इन्हें यूथ आइकन का अवार्ड मिला, जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। यूथ आइकन का अवार्ड 70 साल की उम्र में मिला। एक और इंसिडेंट यहाँ पे मैं आप जाते जाते जल्दी से आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ें समझानी थी वो तो समझा दी। एक बार आईआईटी बीएचयू में ये इंटरव्यू देने इनको बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट। इन्होंने वहाँ पे देखा कि सब जो चेयर्स हैं वो छोटी हैं, और एक जो चेयर है वो थोड़ी सी बड़ी थी। इन्होंने यहाँ पे बैठने से मना कर दिया। उन्होंने बोला सारी चेयर्स बराबर होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं सर, यहाँ पे जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है उसे बिठाया जाए। तो उन्होंने कहा था यहाँ पे वाइस चांसलर को बिठा देते हैं। और जब वाइस चांसलर ने यहाँ बैठने को मना किया, तो वापस से वहाँ पे सब बराबर चेयर लगाई और ये वहाँ पे बैठे। अब आप लोग ये देखो, अपनी लाइफ में इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी अगर कोई इंसान अपनी ज़मीन के साथ इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो वो इंसान किस मिट्टी का बना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहे नहीं तो ऐसा नहीं बन सकते, वो तो नामुमकिन है। इस तरीके से बनना अपने आप में कई बार होता है, एक ही इंसान ऐसा पैदा होता है। लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें, हम अपनी लाइफ में 5 से 10% भी इनकी तरह बन पाए, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उन्हीं चीज़ों को हम लोग भी फॉलो करते हैं, हम लोग भी ये चीज़ें करते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट इनकी लाइफ में ऐसे हैं। और जब लास्ट इनका टाइम था, वो भी आईआईटी शिलोंग में, जब ये आईआईएम शिलोंग में ये लेक्चर दे रहे थे, उस दौरान इनका निधन हुआ। अब 2 चीज़ें आप लोगों को जान के और हैरानगी होगी। 26 मई जब ये सिंगापुर गए थे, स्विट्ज़रलैंड गए थे, तब स्विट्ज़रलैंड की जो गवर्नमेंट है उसे साइंस डे के रूप में ऑब्जर्व करती है। और 15 अक्टूबर जब इनका जन्म हुआ था, उसे वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। और ये जो आज मैंने आपके साथ चीज़ें करी हैं डिस्कस, इसको एक शॉर्ट नोट में मैं अब आपके साथ यहीं पे ख़त्म करूँगा। क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं थी? बहुत थी। क्या वहाँ पे ये इन प्रॉब्लम्स को लेके रुक गए? तो ऐसा नहीं था। लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस किया, फेलियर को फेस किया, चीज़ों को कंटिन्यू किया, चीज़ों को, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ा भी, क्योंकि कुछ बड़ा विजन था। बड़ा विजन अपने आप आपको बड़ा रिजल्ट देके जाएगा। फिर वो आपको मैं आज बता देता हूँ, आप लोग मान लो 2 साल से 3 साल से 4 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उस पोजीशन पे पहुंच भी गए ना, ये जो तैयारी का फेज है ना एक आपका, ये आपको इतना कुछ सिखा के जाएगा कि आप लोगों ने लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। और कल को जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे ना, आप लोग खुद कुछ बेटर करने की कोशिश करोगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। आज की डेट में हम लोग 2017 में देखते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च की। लेकिन वो सैटेलाइट लॉन्च करने के पीछे जो इंसान थे, जो लोग थे, उन लोगों का एफर्ट देखो, उन लोगों का विजन देखो। मीटिंग्स, फेलियर्स, क्रिटिसिज्म हर इंसान को मिलता है। आपको भी घर वाले लोग बोलते होंगे कि यार आप लोग तब से पेपर ही देते जा रहे हो, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ क्या? 18 घंटे 10 साल लगातार मेहनत करना कोई मजाक नहीं है। उसके बाद भी आपको ये जब कहा गया कि सारा करोड़ों पैसे आपने बे ऑफ बंगाल में डुबाने के लिए लिए थे, क्योंकि जो ये बना रहे थे SLV3 वो बे ऑफ बंगाल में गिर गया था, उसके बाद भी याद रखना कि कौन आपके पीछे खड़ा रहा, किसने आपको उस समय सपोर्ट करा। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए नए टारगेट आपको लाइफ में मिलेंगे, हंसते हुए एक्सेप्ट करो, बहुत दूर तक जाओगे। और चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो उनसे सीखो, लोगों को अगर आप मिलते हैं तो उनसे सीखो। हर एक चीज़ में आपको बता दूं, फिर वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, हर एक चीज़ आपको इतना कुछ सिखा के जाएगी कि जो आप लोग कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकते। जो आपको सीखने में 20-30 साल लग जाएंगे, वो आपको ये चीज़ें आसानी से सिखा सकती हैं। फिर वो अग्नि 5 हो, न्यूक्लियर मिशन हो, PSLV हो, भारत रत्न हो,
या फिर मेजर जनरल पृथ्वीराज हो, या फिर हमारे होम मिनिस्टर बनने का जो छोड़ना हो। देखो, होम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी पोस्ट है जिसको छोड़ने के लिए भी इंसान करोड़ बार सोचता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अगर फोन आए कि आपको होम मिनिस्टर बनाना चाहते हो और वो मना करेगा। आज की डेट में तो कोई नहीं करेगा, लेकिन इतना जज्बा रखो कि हाँ, कि आपको जब लोग याद रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब इनका निधन हुआ उसके बाद भी एक चीज़ इनका जो है वो हमेशा याद रखना। ये आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, सबके लिए इनका मैसेज था। माई मैसेज स्पेशली टू यंग पीपल इज टू हैव करेज टू थिंक डिफरेंटली, करेज टू इन्वेंट, to travel the unexplored path, courage to discover the impossible, and to conquer the problems and succeed. They are great qualities they have. They must work towards. This is my message to the young people. तो यहाँ पे अगर ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मन गढ़ंत कहानी सुनाई है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिनको मैं पर्सनली बहुत मानता हूँ हर एक चीज़ में। क्योंकि जब मेरा बहुत बहुत बुरा टाइम निकलता था, जब एग्ज़ाम देने जाने, क्वालिफाई नहीं होना, फेलियर पे फेलियर मिलते जाते थे, उस समय मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना शुरू किया था, जो कि मैं आज मानता हूँ कि अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक सिंपल वे में, तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अगर हो सके तो ज़रूर पढ़ना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो एक ही थे, और मुझे लगता है कि शायद ही कोई और आएगा जो इनकी जैसे बन पाएगा। लेकिन मैं अपने इनसे कोशिश करता हूँ कि जो भी हम लोगों ने, जो मैंने इनसे सीखा है, कि मैं उसको अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अगर यूज़ कर पाऊँ तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और आप लोगों के लिए भी यही है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा बुरा टाइम चल रहा है, हम लोग लाइफ में कुछ कर भी नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई एक इंसान जिसको क्लास में पीछे बिठाया जाता था और जिसको कहा गया था कि तुम सुबह 4 बजे आओ, फ्री लेक्चर्स होगा, उसके लिए भी 4 बजे, 8 साल का बच्चा, आप खुद देख लेना, आपके घरों पे भी होंगे, 8 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। कॉलेज में जाना, जिसके लिए मेहनत की वो चीज़ नहीं मिलना, उसके बावजूद चीज़ को कंटिन्यू करना, जिसके लिए बहुत मेहनत की उसमें फेलियर मिलना। तो ये सब चीज़ें आपको बता दूं, जो बच्चा मेहनत करता है वो कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर कर लेता है। बट याद रखना कि मेहनत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों को कंटिन्यू करना और कभी हार नहीं मानना। जो लोग गिव अप नहीं करते वो लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं, और जो लोग यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं, मेहनत करते हैं ना, तो लास्ट में मैसेज यही रखूंगा, वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलो द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। आज बुरा टाइम है, या आज आप लोग अगर अच्छी पोजीशन पे हो, टाइम बदलता है, जो वक्त है वो हमेशा बदलता है। बस मेहनत करते चलना, और कोशिश ये रखना कि लाइफ में सीखो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो, और जितना शेयर कर सकते हो उतना करो। तो चलो, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद आई है, जो ये मेरा पहली कोशिश थी, मैं आपके साथ कोशिश करूंगा हर महीने एक ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो आपको सीखने में हेल्प करे। क्योंकि देखो, अल्टीमेट गोल हमारा कोई एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब लेना नहीं होना चाहिए। लाइफ बहुत बढ़िया, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले, जिन्हें हम लोग 11th प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके प्रेसिडेंट बनने की जो जर्नी थी वो थी क्या। तो चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।